ये जो नया, जिसे आप कह दीजिए एक्सेस कह लीजिए या नया वर्ल्ड ऑर्डर में नया रोल कर लीजिए, तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को दिखाता है। ऑयल बेस्ड जो मिडिल ईस्ट का ऑर्डर है, अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें, वहाँ की पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसका अध्ययन करें, तो आप बहुत स्पेशल चीज़ नोटिस करती हैं। और चीज़ ये है कि मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, और इकोनॉमिक्स के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे वहाँ पे ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है ना? ये हम सबको पता है आरजू जी की ऑयल का जो, या फिर आप जिसे फॉसिल फ्यूल कहती हैं, फॉसिल फ्यूल जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड सून बाय ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका सोलर एनर्जी है, जिसमें आपका हाइड्रो एनर्जी है, और भी तरीके के 50 एनर्जीज हैं। तो इसको देखते हुए यूएई के जो शासक हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि समय आ गया है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, और उसमें उनका ये भी एक जो इंडिपेंडेंस ऑफ यूएई एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज वो ओपेक के अंदर में घुटन महसूस कर रहे थे। ओपेक में जो बड़ी कंट्रियां थी ऑयल प्रोड्यूसिंग, वो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रही थी। इस पूरे वॉर में ईरान का जो सबसे बड़ा अटैक रहा, सबसे भयंकर अटैक, वो यूएई पे हुआ। उससे भी यूएई काफ़ी दुखी था कि उसको लेकर के जिस तरीके का रिस्पांस मिडिल ईस्ट से आना चाहिए था, उस तरीके का रिस्पांस आया नहीं। तो ये देखते हुए उन्होंने पहले ओपेक से निर्णय लिया कि वो बाहर आएंगे, ताकि वो अपने इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल कर सकें कि कितने पे हमें बेचना है, कब बेचना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, ये सब वो देखेंगे। आपको पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, जो उनका एफ से उस जगह का नाम है जो मैं भूल रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा बाधित होने वाला जगह है, जिससे कि उनकी ऑयल सप्लाई सबसे ज़्यादा बाधित होती है। तो फिर वो बात हो रही थी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछता है, जिससे कि यूएई अपना ऑयल जो है वो दुनिया भर में भेज पाए। तो उसको देखते हुए आरजू जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक गठजोड़ है इंडिया, यूएई और इजराइल का। यूएई ने लीड लिया था अब्राहम अकॉर्ड का, जिसके तहत उन्होंने मिडिल ईस्ट के कई कंट्रियों को अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया था। अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने का सीधा इम्प्लीकेशन ये होता है कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को एज अ कंट्री। तो वो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने को तैयार हैं। अब यही होगा कि वो जो टू स्टेट थ्योरी है, बिकॉज की टू नेशन नहीं, टू स्टेट थ्योरी जो है, उसको अप्लाई करना है। पैलेस्टीनियंस को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए एक कंट्री के रूप में। वो कैसे मिलेगा, उसको लेकर के थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची हुई है। तो मुझे लगता है कि यूएई ने पहले भी इस तरीके का एक इनिशिएटिव किया था, जिसका नाम था I2U2, दैट मीन्स इंडिया, इजराइल एंड यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जिसने कि ये डिसाइड किया था कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी लाइन बनाएंगे, जिससे कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व भर में वो देने का काम करेंगे, और उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा। बिकॉज आपको पता है यूएई भी रिच कंट्री है, इंडिया भी एक्सट्रीमली रिच कंट्री है, यूएसए ओके कंट्री है इकोनॉमिकली, और उसके बाद इजराइल भी रिच कंट्री है। तो ये I2U2 में सबसे गरीब कंट्री यूएसए ही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया I2U2 के तहत कि हम लोग गरीबों के साथ चलेंगे, जिसमें यूएसए को हमने शामिल किया। और रिच कंट्रियां इंडिया और इजराइल और यूएई जो है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वो प्रोजेक्ट लिया। उसमें इटली भी शामिल हो गए थे, बट वो बीच में अटैक करके उसको सैबोटाइज कर दिया गया। यूएई जो सऊदीया के ऊपर अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से उसके बाद से इजराइल का वॉर शुरू हो गया और ये सब चीजें खत्म ही हो गया। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज। देखिए, इसको आप अगर ऐसे बोल रहे हैं कि ये मिल करके दूसरों को टफ टाइम देगा, तो टफ टाइम तो हम वैसे भी दे देते हैं। हमारे पास खुद के पास भी टफ टाइम आते हैं, तो हम ट्रांसफर करते हैं उसको दूसरी साइड। लेकिन द फैक्ट इज कि ये जो एक्सेस है, आप इस एक्सेस को समझिए, ये इंडिया यूरोप कॉरिडोर वाली एक्सेस है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला कि ये I2U2 वाला भी एक्सेस है। ये इजराइल, यूएई को एक बात तो समझ में आ गई, ईरान उसके साथ नहीं है, सऊदी उसके साथ नहीं है। ईरान सऊदी साथ नहीं है, ओपेक से बाहर एग्जिट मारा है। ओपेक बहुत टाइम से बोल रहा था कि भैया हमें ठीक से करो, ये करो, वो करो, नहीं, वो हुआ नहीं। ओपेक से इन्होंने बहुत सारी बातें की,
ये चाहते थे इनका कोटा बढ़ जाए 19% से, वो नहीं बढ़ाया गया, तो वो अब एक नई एक्सेस पे गए। और आप बोलिए कि आपका यूएई से, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला हमारा लव एंड हेट रिलेशन है, तो 15,000 जो पाकिस्तानी निकाले हैं वहां से, खासतौर से शिया ज्यादातर, तो 15,000 जो पाकिस्तान ने निकाले हैं वो लव एंड हेट में आता है, मुझे तो नहीं लगता है। जब तक मुस्लिम उम्मा का चूरन बिक रहा था तब तक तो बेच लिया, लेकिन अब वो मुस्लिम उम्मा का चूरन नहीं चल सकता, क्योंकि अब मुस्लिम उम्मा के पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान किसकी सच है ये तो पता ही नहीं है गेम। तो ये समझने की बात है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक चीज नहीं है। अब मैं जो देख रहा हूँ इट्स डेंजरस गेम। बहरहाल तो ये इकोनॉमी के लिए है, डिफेंस के लिए हो सकता है, डिफेंस के लिए भी हो, क्योंकि अभी जो खबरें आई थी कि यूएई को इजराइल ने आयरन डोम दिया है, और आयरन डोम दिया है तो और भी इजरायली इक्विपमेंट यूएई जा सकता है। अच्छा, यूएई एक जिसे बोले रेनेगेड है यहाँ पे, या बोले यहाँ पे विद्रोही है, या बोले यहाँ पर बाकी सबके से अलग है, ना तो सऊदी से उसकी बहुत अच्छी है, ना उसकी बाकियों से बहुत अच्छी है, ईरान से भी अच्छी नहीं। तो ये आदमी, ये कंट्री आराम से अपने आप को संभाल सकता है, ठीक है। एक चीज, यूएई अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में घुसता है तो ये खास सीधे सीधे एंटी पाकिस्तान एक्सेस तो देख रहा है, और यूएई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाना फायदे का सौदा है। द रीजन बीइंग कि उधर तो सऊदी से उसका अपना डिफेंस एक्ट है, डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान सऊदी का, तो सऊदी से लड़ाई चल रही थी। अब ये क्या चाहते हैं, जब सऊदी और यूएई की लड़ाई चल रही थी उस समय पाकिस्तान की वहां पे आर्मी भी खड़ी है, उस समय तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा नहीं बोला, अब तो पाकिस्तान की आर्मी भी खड़ी है, एयरफोर्स भी खड़ी है। तो ये पैक्ट जो है ये डिफेंस में तो सपोर्ट करेगा ही, साथ में यूएई वहां की एक बड़ी इकोनॉमी है, और बोलिए तो बहुत छोटा सा कंट्री होने के बाद बड़ी इकोनॉमी है। अभी हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया की तरफ से नए नए गेम आए, नई नई चीज सामने आई, और एक नारा आया कि शारजा को इंडिपेंडेंस चाहिए। शारजा इंडिपेंडेंस मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था ये भी कोई पूछ लेगा। शारजा को इंडिपेंडेंस चाहिए, ये ट्विटर ट्रेंड सुना तो नहीं कभी के शारजा मांग रहा हो, कभी सुना तो नहीं कि शारजा ने कोई ऐसी बात की हो। शारजा अगर इंडिपेंडेंस मांगेगा तो डूबेगा, क्योंकि शारजा यूएई के पैसे से ही तो डेवलप हो रहा है। दुबई के बेसिकली उस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप दुबई है, और तेल तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन तेल के साथ साथ जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, उनके जो प्रॉपर्टी है और ये सारा तो दुबई में। शारजा में तो मैंने नहीं देखा, क्रिकेट मैच होते हैं बस वहां शारजा में, और उससे पर क्या है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, और हमारे पास बहुत सारी चीजें और हैं। हाँ, ये जरूर है कि इकोनॉमी, और हमारा जो यूरोप वाला कॉरिडोर है अगर वो यूएई के थ्रू जाता है, जो कि वो कोशिश ये की जाएगी कि वो यूएई के थ्रू जाए ताकि यूएई भी उसमें शामिल हो जाए। हमारा बहुत सारे तेल की चीजें हैं, हमें गैस चाहिए, हमें तेल चाहिए, तो यूएई विल बी अ गुड कॉरिडोर है। और एक कॉरिडोर बनने की बात थी, सी कॉरिडोर, एक कैनाल बनने की बात थी जो कि यूएई से निकलेगी और सीधे अरेबियन सी जाएगी। अगर वो भी हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डील। आई डोंट थिंक कि इजराइल कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजिक निर्णय ले सकता है जिसमें अमेरिकन सहमति न हो। देखिए, ये जो अरब इजराइल पीस है ये कोई आज की डे नहीं है। अगर आप अमेरिकन रोल की बात कर रही है तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे याद आता है वो तो ओस्लो अकॉर्ड है, जो कि ओस्लो अकॉर्ड, जो कि आपको पता है नॉर्वे की कैपिटल थी। ओस्लो अकॉर्ड 1993 और ओस्लो अकॉर्ड 1995, इसी के तहत ये जो अरब इजराइल पीस फॉर्मूला और जो 2 स्टेट सॉल्यूशन था उसकी शुरुआत रखी गई थी। अगर पीएलओ को, यानी कि ये जो आपने अभी तक देखा गजा और वेस्ट बैंक में जो भी गवर्नेंस रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एज अ वैलिड गवर्नमेंट स्वीकारने का जो पूरा हिस्ट्री है वो अमेरिकन के द्वारा किया गया ओस्लो अकॉर्ड में। इत्साक रैबिन और वो क्या नाम है उसका, फतेह, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था यार, वो जो इंदिरा गांधी को अपना भाई बहन बोलते थे, क्या नाम था उनका, वो जो क्या नाम है वो फतेह का, पीएलओ के जो पहले वो हेड बने थे गवर्नमेंट के, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। यासिर अराफात, यासिर अराफात।
तो यासिक ये इत्साक रबिन और यासिर अराफात में जो ट्रीटी साइन हुई थी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, उसके तहत उन्होंने उनको गाजा और वेस्ट बैंक के ऊपर गवर्नेंस का अधिकार दिया। ये एक अलग बात है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि आप अगर 1947 से हिस्ट्री देखें, अमेरिकन रोल दवा भी आप देखें, यूएस का भी रोल है, पैलेस्टीनियंस ने हमेशा जो है वो सैबोटाज का काम किया है। जैसा मैंने आपको एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं कि ये लोग, आप लोग ध्यान नहीं देते कि जब आपने यूनाइटेड नेशन की जो भी जनरल असेंबली रिजोल्यूशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, बकायदा रेजोल्यूशंस पास हो गई कि इजराइल और पैलेस्टाइन बनेंगी, और उनमें इजराइल को कहा गया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, पैलेस्टीनियंस को कहा गया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो इजराइल ने तो प्रोसेस शुरू कर दिया था, हालांकि इजराइल ने भी कभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं। आज तक इजराइल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक बेसिक लॉ करके डॉक्यूमेंट है, बट उन्होंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उनके ऊपर 50 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं। और पैलेस्टीनियंस तो बाहर आके, जिसको आप अरब्स के साथ मिलकर, वो तो बदल ही गए। वो पहले कहे ठीक है हम जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जगह उन्होंने अटैक कर दिया पूरा। तो हमने भी तो टू नेशन थ्योरी माना था। अब आप सोचिए कि जिन्ना के कहने पर हमने टू नेशन थ्योरी मान लिया होता, और जब जिन्ना वहां पहुंचता पाकिस्तान में, हम अटैक कर देते जिन्ना के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। आपको कैसा लगता है? जो काम आपने किया, ये जो फोर्स का एलिमेंट है ना, आप देखिए, अब आप फिर वही कहेंगे ले आए वापस से बीच में इस्लाम वाला एंगल। ये फोर्स से आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, हर बात पे आपको लड़ाई झगड़ा चाहिए, पीस आप लोग की समझ में नहीं आता। तो वही बात थी जब आपने कर लिया था साइन, आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, उसमें ये था जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी बनाई गई थी। आप इन दोनों की जॉइंट कैपिटल कह लें, जैसे चंडीगढ़ है हमारे यहाँ, चंडीगढ़ इज ए जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, वैसा जेरूसलम को वो दिया गया था। तो खैर, आपकी बात को मैं बस अब एक मिनट में रैप अप करता हूँ कि ये जो आप कह रही है अमेरिकन ओस्लो अकॉर्ड में आज जो भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस की पावर दी गई थी पीएलओ को, वो सब अमेरिकन की ही बात से थी। तो आज अगर एक ऑल्टरनेटिव टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर चल रहा, बिकॉज दे हैव गिवन अप कि ये हमास और ये, चूंकि ये लोग गवर्नेंस में विश्वास नहीं रखते, ये उस लायक नहीं है, ना ही इनका कोई इंटरेस्ट है कि भाई हमें गवर्नमेंट करना, अपने लोगों को सहूलियतें करनी है, ये इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्टिव। वो तो बस इस्लामिक रिवॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो हमास बना रहे हैं, हिजबुल्लाह बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। और यूएई चिंतित है कि शिया रिवॉल्यूशन को, शिया तो एक रिवॉल्यूशन के रूप में आना, वो ये नहीं चाहते। जैसे आपने देखे अरब में अभी दो तरीके के, एक अभी अरब स्प्रिंग हुआ था कुछ दिन पहले, जो टूनिशिया से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। वो ये नहीं चाहते कि टूनिशिया वाला अरब स्प्रिंग जो है वो कहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 वाला बन जाए, जो कि ईरान में हुआ था। और ईरान वो करना चाहता है क्योंकि उसके थ्रू वो अरबिया में शिया इस्लाम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत चिंतित है। और ये एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर यूएई बना रहा है, जिसमें अमेरिका का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि ये अगर बन जाएगा तो कहीं हद तक पैलेस्टाइन की जो पीएलओ टाइप की और हमास टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वॉर तो नहीं होने जा रही, अब दोबारा तो नहीं होती दिख रही। हाँ, लेकिन ये पीस जो है ये आगे लीड करेगी एक और वॉर के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि पीस इज जस्ट टेफरिंग द वॉर, ये वो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये गंद जो मचाया हुआ है, क्यों ये वॉर शुरू हुई थी? अमेरिका और इसराइल ने की थी। ईरान चाह रहा था क्या? नहीं चाह रहा था। ईरान ने तो कुछ ऐसा एक्शन ही नहीं लिया था। बहुत टाइम से सैंक्शंस लगे थे, बहुत टाइम से उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो बना रहा था। हालांकि एक उसकी आईएए की जो वो आया था, रिपोर्ट आई थी कि ईरान इज वेरी फार फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, फिर भी आपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया। मैं आपको एक केस, बड़ा प्यारा केस, एक वो थे, एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रू किलिगन, यूके, बीबीसी के लिए काम करते थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी यूके की कि सद्दाम हुसैन जो है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो सद्दाम हुसैन पे अटैक किया जाए। अटैक हो गया। अटैक के बाद एंड्रू किलिगन की रिपोर्ट ने बीबीसी में रिपोर्ट किया कि ये फेक रिपोर्ट बनाई थी यूके गवर्नमेंट ने,
एंड्रू गिलेगन को बीबीसी से निकाल दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने। बीबीसी को हटन्स कमीशन आया, एक कमीशन बना, इस पे कमीशन ने बीबीसी को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। उसके बाद पता चला कि सच में रिपोर्ट फेक थी। ठीक है, ये फेक रिपोर्ट्स करने के बाद, फेक रिपोर्ट्स देने के बाद अटैक करते हैं कंट्री पे, ये पहले भी हुआ है, आज का नहीं है। और वो एंड्रू गिलेगन इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे हैं, लेकिन इससे पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, उनके प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर थे। अगर वो फेक रिपोर्ट दे रहा था तो प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल एडवाइजर क्यों बनाएंगे? ये देखने वाली बात है। तो ये कंट्रीज जो हरकतें करते हैं हमारे सामने हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के दूसरे कंट्रीज का तेल पे कब्जा करते हैं। ईरान के तेल पे किया ही किया, इराक के तेल पे किया ना। तो ये चीजें कब तक चलेगी? मैं तो इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, और जो होगा ये वॉर जरूर आएगी आगे, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म, यानी कि बोलूं तो 6 महीने से लेके ये 1.5 साल तक नहीं है। उसके बाद दोनों के दोनों अपने हथियार रिप्लेनिश करेंगे, फिर लड़ेंगे, ये है। और अब की बार तगड़ा हमला होना के चांसेस ज्यादा है।